नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण समय जिस समय पर ये छापे मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमास ने किस तरह का आतंकी हमला किया है। इसके बाद में पूरी दुनिया अलर्ट है। हालांकि मामला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, लेकिन आतंकवाद से प्रभावित हर देश इसको अपनी लड़ाई के तौर पर देखता है। और भारत तो एक ऐसा देश रहा है जहां पर भारत के भीतर ही कई संगठन पनपते रहे। सिमी एक बड़ा उदाहरण है और इन्हीं के बदलते रूपों में पीएफआई भी सामने आया, जिसको हाल में बैन किया गया है। तो इन जगहों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं, इनका क्या कनेक्शन है, ये भी समझने जैसा है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी केस नंबर 31/2022 के तहत की गई है। लखनऊ के मदेगंज के बड़ी पकरिया इलाके में सुबह 4 गाड़ियों से एनआईए की टीम पहुंची। पुलिस की टीम भी मौजूद थी। अफसर डॉक्टर शमीम ख्वाजा समेत 3 घरों में छानबीन कर रहे हैं। गली के दोनों तरफ सील कर दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भोपाल के खानू गांव में भी दबिश दी। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में भी लिया गया है। इनका नाम मुश्ताक खान, 60 साल जिनकी उम्र बताया जा रहा है। वो करीब 1 साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसी को उसके पीएफआई से संपर्क के इनपुट मिले हैं। 7 घंटे की पूछताछ के बाद बुजुर्ग को छोड़ दिया गया। इससे पहले एनआईए ने करीब 2 महीने पहले जहांगीराबाद इलाके में भी छापेमारी की थी। टोंक शहर में, अब राजस्थान की बात करते हैं, एनआईए की टीम ने बड़ा कुआं क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ की। हालांकि टीम ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब 3.5 घंटे चली कार्रवाई और पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ करके टीम वापस लौट गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब आपको बताते हैं पीएफआई पर बैन, आतंकवाद, फंडिंग, सीक्रेट एजेंडा जैसी अहम बातें क्या हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। ये संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में ये भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया। पीएफआई खुले तौर पर तो सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा, पर यह समाज के खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के अपने सीक्रेट एजेंडे पर काम करता रहा। ये देश के लोकतंत्र को दरकिनार कर रहा था। ये संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं करता। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमज़ोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ाने में किया। यही सहयोगी संगठन और फ्रंट्स पीएफआई की जड़ों को मजबूत करते रहे। बैंकिंग चैनल्स, हवाला, डोनेशन आदि के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत और विदेशों से फंड इकट्ठा किया। ये उनके सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था। इस फंड के छोटे छोटे हिस्सों को कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और ऐसा दिखलाया गया कि ये लीगल फंड है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपराधिक, गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। पीएफआई की ओर से जिन जरियों से बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया वो अकाउंट होल्डर के प्रोफाइल से भी मैच नहीं करता। इस फंड के जरिए पीएफआई जिन गतिविधियों को अंजाम देने का दावा करता है वो भी नहीं किया गया। इसके बाद इनकम टैक्स ने पीएफआई और रेहाब इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। संगठन के मेंबर्स ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आईएसआईएस ज्वाइन किया। कई मुठभेड़ों में मारे गए, कई मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई। देश में भी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मेंबर्स को अरेस्ट किया। पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। पीएफआई द्वारा किए गए अपराधों में प्रोफेसर का हाथ काटना, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की हत्याएं, बड़ी हस्तियों और जगहों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक जुटाना और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना शामिल है। पीएफआई के आतंकियों के हाथों किए गए मर्डर तक का ब्यौरा अगर दें तो संजीत 2012 केरल,
वी रामलिंगम 2019 तमिलनाडु, नंदू 2021 केरल, अभिमन्यु 2018 केरल, बिबिन 2017 केरल, शरद 2017 कर्नाटक, आर रुद्रेश 2016 कर्नाटक, प्रवीण पुयारी 2016 ये भी कर्नाटक, शशि कुमार 2016 तमिलनाडु और प्रवीण नेट्टारू 2022 कर्नाटक। आपने देखा दक्षिण में पीएफआई कितना सक्रिय था। इन सभी के मर्डर में पीएफआई शामिल रहा। साल 2006 में मनीथा नीति पसाराई एमएनपी और नेशनल डेवलपमेंट फंड एनडीएफ नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका है। इसी पर आज छापेमारी की कार्रवाई कई जगहों पर की गई।